यहाँ से जब मैं आगे की तरफ फ्यूचर देखता हूँ म्यूचुअल फंड्स का और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का, तो जितना समय आगे बढ़ेगा लोग कंफ्यूज होके ही रह जाएंगे और जितने अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर बना पा सकते थे सही कैटेगरी में इन्वेस्ट करके, वो कर ही नहीं पाएंगे। इतने ज़्यादा टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हो जाएंगी, इतने ज़्यादा टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हो जाएंगे कि लोगों के बीच कन्फ्यूजन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि लोग सिंपल इन्वेस्टमेंट करते नहीं है, वो जितनी लग्जरी कैटेगरी फील होती है उधर वो घुसना चाहते हैं। चलिए ये तो लोगों की बातें हैं। यहाँ पे अगर कुछ अपडेट्स की हम बातें करते हैं तो सबसे पहले तो जो टोटल इक्विटी एयूएम है म्यूचुअल फंड्स का, जो कैश होल्डिंग में है, वो अराउंड 1.8 लाख करोड़ के पास अभी भी है। हमने बात की थी कि जो एक्टिव फंड्स का एयूएम है कैश होल्डिंग्स का, वो 1.45 करोड़ के पास है, लाख करोड़। और जो टोटल है मतलब एक्टिव प्लस जो पैसिव फंड्स है, इंडेक्स फंड्स है, सबका मिला के 1.8 लाख करोड़ के पास है। तो अक्टूबर के बीच में गिरावट हुई, तो उस गिरावट के अंदर में जितनी इन्फ्लोज आई ओवरऑल सारे म्यूचुअल फंड्स के लेवल पर जितनी इन्फ्लोज आई, लगभग वही इन्वेस्ट हुई है। जो कैश होल्डिंग्स थी जितनी, वो अभी भी बरकरार है, लगभग 1.25 लाख करोड़, जो पिछले महीने सितंबर के महीने में भी थी। उस कैश होल्डिंग में से कुछ भी पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ है। तो अभी भी म्यूचुअल फंड्स के पास काफी ज्यादा भारी भरकम होल्डिंग, कैश होल्डिंग है इंडियन मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे चीज ये है कि पैसा भी काफी सारा आ रहा है, लगभग एक ही महीने में 45-50 हजार करोड़ रुपए आ जाए इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो भी बड़ी बात है। तो उतना तो वो डाल ही रहे। अब आप कहोगे कि म्यूचुअल फंड्स ने सिर्फ 50,000 करोड़ ही डाले होंगे, क्योंकि थोड़ा जो कैश होल्डिंग थी उसमें से वही 5-7 हजार करोड़ घटा, फिर जो 45-50 हजार करोड़ इधर से गया। तो फिर इतनी ज्यादा जो डीआईज की बाइंग है वो कहाँ से हुई है 1 लाख करोड़ के पास? तो देखो डीआईज में सिर्फ म्यूचुअल फंड नहीं आते, डीआईज में म्यूचुअल फंड है, इतने सारे जो इंश्योरेंस वाले हैं वो है, इतने सारे जो पेंशन स्कीम है वो है, जो पोस्ट ऑफिस वगैरह है वो भी इन्वेस्ट करते हैं। तो काफी अलग भी, मतलब इंडिया के अंदर जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन्वेस्ट करते हैं वो सब डीआईआईज के अंदर में आते हैं। सारों ने मिला के जितना इन्वेस्टमेंट किया, समझो उसका आधा से थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ने किया है अक्टूबर के महीने में। और ये चीज है, ये अपडेट है। तो अभी भी म्यूचुअल फंड्स के पास काफी सारी कैश होल्डिंग है। इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड्स के लेवल पे कुछ म्यूचुअल फंड्स ने अपनी कैश होल्डिंग घटाई है, जैसे क्वांट ने, मोतीलाल ने, और कुछ ने अपनी कैश होल्डिंग्स बढ़ाई भी है, जैसे पराग पारिक जैसे फंड्स ने। इसके अलावा तो इस कारण से ओवरऑल लेवल पे जो कैश होल्डिंग है उसके अंदर ज्यादा इफेक्ट नहीं आया है। अगले अपडेट की अगर बात करें तो हमारे पास डेटा निकल के आ रहा है कि एक महीने के अंदर में मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड है उसके अंदर 1451 करोड़ का इन्फ्लो आया है। तो ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक चीज जरूर है, थोड़ा सा चिंता वाली चीज, यहाँ पे चिंता जताने जैसी चीज जरूर है। अब क्यों ये चिंता जताने वाली चीज है? क्योंकि 1451 करोड़ का जो नंबर होता है, मतलब अगर टॉप 10 जो फंड्स अगर निकालोगे जिसके अंदर सबसे ज्यादा इन्फ्लोज गया है अक्टूबर के महीने में, तो उसमें एक ही मिड कैप फंड है और यही है। मतलब 500 करोड़ से ऊपर इन्फ्लो पाने वाले जो भी फंड्स हैं उसमें सिर्फ यही एक मिड कैप फंड है। तो मोतीलाल के मिड कैप फंड में आंख बंद करके और भयानक तरीके से इन्वेस्टर्स जो है वो पैसा उड़ेल रहे हैं। एक महीने में लगभग 1500 करोड़, मतलब मिड कैप कैटेगरी में कभी कभी पूरे कैटेगरी के अंदर इतना इन्फ्लो नहीं आता जितना इन्फ्लो सिर्फ ये एक फंड के अंदर एक महीने के अंदर आया है। अब दिक्कत इससे ये है कि मिड कैप जो फंड है उसके अंदर 150 स्टॉक आते हैं। तो जितने भी मिड कैप फंड्स है उनके अंदर जितना भी पैसा चला जाए, घूम फिर कर पैसा वो उन्हीं 150 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट होना है। तो इससे क्या होता है कि कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स के अंदर अब वैल्यू हो या ना हो, पैसा जबरदस्ती डालना ही पड़ता है। अब इतना ज्यादा से ज्यादा पैसा जाएगा तो डालना ही पड़ेगा, कितना कैश होल्डिंग वो मेंटेन करेंगे। तो ऐसे में अगर इसी तरीके का इन्फ्लो जाता रहा तो अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी इनके पास, और फिर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी लेकिन फिर भी इन्वेस्ट इनको करना पड़ेगा, तो फ्यूचर में इनके रिटर्न्स खराब हो सकते हैं। अब ये जो सिनेरियो है, ये फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड, स्मॉल कैप फंड,
ये 3 कैटेगरी के साथ ये सिनेरियो नहीं आता है कि अगर ज़्यादा पैसा आ गया तो इन्वेस्ट कहाँ करें, क्योंकि ये जो 3 कैटेगरी है इनके पास खुली छूट है, जहाँ चाहे वहाँ ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप में ऊपर के 250 छोड़ के बाकी जहाँ चाहे वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में तो भाई जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं। तो इन तीनों कैटेगरी में ज़्यादा पैसा आने से दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो प्रॉपर लार्ज कैप की कैटेगरी है, जो प्रॉपर मिड कैप की कैटेगरी है, या प्रॉपर फोकस्ड फंड है, ये सब जो फंड्स होती हैं, यहाँ पे ज़्यादा पैसा आने से क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के अंदर पैसा जाते ही रहता है, चाहे वैल्यू हो या नहीं हो। लार्ज कैप में घूम फिर कर वही 100 स्टॉक, और मिड कैप में घूम फिर कर वही 150 स्टॉक। तो लार्ज कैप, मिड कैप कैटेगरी के अंदर ये चीजें होती हैं, और लार्ज कैप में तो फिर भी बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, तो इसलिए मार्केट कैप मतलब बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन मिड कैप में भी बड़ी कंपनीज के साथ छोटी कंपनीज भी होती है, तो बहुत ज्यादा इन्फ्लो आएगा तो वो पैसा एब्जॉर्ब करने में वैल्यूएशन इधर से उधर हो जाती है। तो देखते हैं क्या होता है आगे चल के। अगर इसी तरीके की इन्फ्लो बनी रही तो डेफिनेटली फ्यूचर में इस फंड के रिटर्न्स खराब होंगे। खराब ना हो रिटर्न, इसके लिए इसके अंदर कम इन्फ्लो आना जरूरी है।